महावीर ने कहा है, जिसे पाना हो उसे देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देखने में समर्थ हो जाएं। जिसे हमने देखा नहीं उसे पाने का भी कोई उपाय नहीं। जिसे खोजना हो उसकी भावना करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि इस जगत में हमें वही मिलता है जो मिलने के भी पहले जिसके लिए हम अपने हृदय में जगह बना लेते हैं। अतिथि घर आता हो तो हम इंतजाम कर लेते हैं उसके स्वागत का। अरिहंत को निर्मित करना हो स्वयं में, सिद्ध को पाना हो कभी, किसी क्षण स्वयं भी केवली बन जाना हो, तो उसे देखना, उसकी भावना करनी, उसकी आकांक्षा और अभीप्सा की तरफ चरण उठाने शुरू करने जरूरी है। महावीर से 2500 साल पहले चीन में एक कहावत प्रचलित थी, और वो कहावत थी लाओ त्से के द्वारा कही गई और बाद में संग्रहित की गई चिंतन की धारा का पूरा सार। वो कहावत थी, द सुपीरियर फिजिशियन क्योर्स द इलनेस बिफोर इट इज मैनिफेस्टेड। जो श्रेष्ठ चिकित्सक है वो बीमारी के प्रकट होने के पहले ही उसे ठीक कर देता है। द इंफीरियर फिजिशियन ओनली केयर्स फॉर द इलनेस विच ही वॉज नॉट एबल टू प्रिवेंट। और जो साधारण चिकित्सक है वो केवल बीमारी को दूर करने में थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाता है जिसे वो रोकने में समर्थ नहीं था। हैरान होंगे जान के आप ये बात कि महावीर से 2500 साल पहले, आज से 5000 साल पहले चीन में चिकित्सक को बीमारी के ठीक करने के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था। उल्टा ही रिवाज था, या हम समझें कि हम जो कर रहे हैं वो उल्टा है। चिकित्सक को पैसे दिए जाते थे इसलिए कि वो किसी को बीमार न पड़ने दे, और अगर कभी कोई बीमार पड़ जाता तो चिकित्सक को उल्टे उसे पैसे चुकाने पड़ते थे। तो हर व्यक्ति नियमित अपने चिकित्सक को पैसे देता था ताकि वो बीमार ना पड़े, और बीमार पड़ जाए तो चिकित्सक को उसे ठीक भी करना पड़ता और पैसे भी देने पड़ते। जब तक वो ठीक ना हो जाता तब तक बीमार को फीस मिलती चिकित्सक के द्वारा। ये जो चिकित्सा की पद्धति चीन में थी उसका नाम है एक्यूपंक्चर। इस चिकित्सा की पद्धति को नया वैज्ञानिक समर्थन मिलना शुरू हुआ है। रूस में वे इस पर बड़े प्रयोग कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि है कि इस सदी के पूरे होते होते रूस में चिकित्सक को बीमार न पड़ने देने की तनख्वाह देनी शुरू कर दी जाएगी, और जब भी कोई बीमार पड़ेगा तो चिकित्सक जिम्मेवार और अपराधी होगा। एक्यूपंक्चर मानता है कि शरीर में खून ही नहीं बहता, विद्युत ही नहीं बहती, एक और तीसरा प्रवाह है प्राण ऊर्जा का, एलान वाइटल का। वो प्रवाह भी शरीर में बहता है। 700 स्थानों पर शरीर के अलग अलग वो प्रवाह चमड़ी को स्पर्श करता है। इसलिए एक्यूपंक्चर में चमड़ी पर जहां जहां प्रवाह अव्यवस्थित हो गया है वहां सुई चोप कर उस प्रवाह को संतुलित करने की कोशिश की जाती। बीमारी के आने के 6 महीने पहले उस प्रवाह में असंतुलन शुरू हो जाते।
ये जान के आपको हैरानी होगी कि नाड़ी की जानकारी भी वस्तुतः खून के प्रवाह की जानकारी नहीं। नाड़ी के द्वारा भी उसी जीवन प्रवाह को समझने की कोशिश की जाती रही है और 6 महीने पहले नाड़ी अस्त व्यस्त होनी शुरू हो जाती है। बीमारी के आने के 6 महीने पहले हमारे भीतर जो प्राण शरीर है उसमें पहले बीज रूप में चीजें पैदा होती हैं और फिर वृक्ष रूप में हमारे भौतिक शरीर तक फैल जाती हैं। चाहे शुभ को जन्म देना हो, चाहे अशुभ को, चाहे स्वास्थ्य को जन्म देना हो, चाहे बीमारी को, सबसे पहले प्राण शरीर में बीज आरोपित करने होते। ये जो मंगल की स्तुति है कि अरिहंत मंगल है, ये प्राण शरीर में बीज डालने का उपाय है। क्योंकि जो मंगल है उसकी कामना स्वाभाविक हो जाती है। हम वही चाहते हैं जो मंगल है, जो अमंगल है वो हम नहीं चाहते। इसमें चाह की तो बात ही नहीं की गई है, सिर्फ मंगल का भाव है। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहु मंगल है, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। वो जिन्होंने स्वयं को जाना और पाया उनके द्वारा प्ररूपित धर्म मंगल है, सिर्फ मंगल का भाव। ये जान के हैरानी होगी कि मन का नियम है जो भी मंगल है ऐसा भाव गहन हो जाए उसकी आकांक्षा शुरू हो जाती। आकांक्षा को पैदा नहीं करना पड़ता, मंगल की धारणा को पैदा करना पड़ता है। आकांक्षा मंगल की धारणा के पीछे छाया की भांति चली आती। धारणा पतंजलि योग के 8 अंगों में कीमती अंग है जहां से अंतरयात्रा शुरू होती है। धारणा, ध्यान, समाधि। 6वां सूत्र है धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। ये जो मंगल की धारणा है ये पतंजलि योग सूत्र का 6वां सूत्र है और महावीर के योग सूत्र का पहला। क्योंकि महावीर का मानना यह है कि धारणा से सब शुरू हो जाता है। धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती है हमारी चेतना रूपांतरित होती है, न केवल हमारी, हमारे पड़ोस में जो बैठा है उसकी भी। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि आप अपनी ही धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, आपके निकट जो धारणाओं के प्रवाह बहते हैं उनसे भी प्रभावित होते। इसलिए महावीर ने कहा है अज्ञानी से दूर रहना मंगल है, ज्ञानी के निकट रहना मंगल है। चेतना जिसकी रुग्ण है उससे दूर रहना मंगल है, चेतना जिसकी स्वस्थ है उसके निकट सानिध्य में रहना मंगल है। सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जहां शुभ धारणाएं हों उस मिल्यू में, उस वातावरण में रहना मंगल है। रूस के एक विचारक जो अकुपंक्चर पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर सिरोव, उन्होंने यांत्रिक आविष्कार किए हैं जिनसे पड़ोसी की धारणा आपको कब प्रभावित करती है और कैसे प्रभावित करती है उसकी जांच की जा सकती है। आप पूरे समय पड़ोस की धारणाओं से इंपोज किए जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपको जो क्रोध आया है जरूरी नहीं कि आपका ही हो, वह आपके पड़ोसी का भी हो सकता है। भीड़ में बहुत मौकों पर आपको ख्याल नहीं है, भीड़ में एक आदमी जम्हाई लेता है और 10 आदमी उसी क्षण अलग अलग कोनों में बैठे हुए जम्हाई लेना शुरू कर देते। सरों को कहना है कि वो धारणा एक के मन में जो पैदा हुई उसके वर्तुल आसपास चले गए और दूसरों को भी उसने पकड़ लिया। अब इसके लिए उसने यंत्र निर्मित किए हैं जो बताते हैं कि धारणा आपको कब पकड़ती है और कब आप में प्रवेश कर जाती। अपनी धारणा से तो व्यक्ति का प्राण शरीर प्रभावित होता ही है, दूसरे की धारणा से भी प्रभावित होता है।
कुछ घटनाएं इस संबंध में आपको कहूं तो बहुत आसान होगा। 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छिपा पड़ा है। उसके पास टिकट नहीं है, वो घर से भाग खड़ा हुआ है, उसके पास पैसा भी नहीं है। फिर तो बाद में वो बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ और हिटलर ने उसके सिर पर 2 लाख मार्क की घोषणा की कि जो उसका सिर काट लाए। वो तो फिर बहुत बड़ा आदमी हुआ और उसके बड़े अद्भुत परिणाम हुए और स्टालिन और आइंस्टीन और गांधी सब उससे मिलकर आनंदित और प्रभावित हुए। उस आदमी का बाद में नाम हुआ वुल्फ मैसिंग। उस दिन तो उसे कोई नहीं जानता था 1910 में। वुल्फ मैसिंग ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है जो रूस में प्रकाशित हुई है और बड़ा समर्थन मिला है। अपनी आत्मकथा उसने लिखी है अबाउट माई सेल्फ। उसमें उसने लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस ट्रेन में नीचे फर्श पर छिपा हुआ पड़ा था बिना टिकट के कारण। मैसिंग ने लिखा है कि वो शब्द मुझे कभी नहीं भूलते, टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश, उसके जूतों की आवाज और मेरी सांस का ठहर जाना और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना ठंडी सुबह, और फिर उसका मेरे पास आके पूछना, यंग मैन योर टिकट। मैसिंग के पास तो टिकट थी नहीं, लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा, अखबार की रद्दी का टुकड़ा मैसिंग ने हाथ में उठा लिया, आंख बंद की और संकल्प किया ये टिकट है, और उसे उठा के टिकट चेकर को दे दिया। और मन में उसने सोचा कि हे परमात्मा, उसे टिकट दिखाई पड़ जाए। उसने उस कागज को पंक्चर किया, टिकट वापस लौटाई और कहा कि व्हेन यू हैव गॉट द टिकट व्हाई यू आर लाइंग अंडर द सीट। पागल हो, जब टिकट तुम्हारे पास तो नीचे क्यों पड़े हो? मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस घटना के बाद पिछली आधे 50 वर्षों में जमीन पर वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था जिसे धारणा के संबंध में सर्वाधिक अनुभव थे। मैसिंग की परीक्षा दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ली। 1940 में एक नाटक के मंच पर जहां वो अपना प्रयोग दिखला रहा था, लोगों में विचार संक्रमित करने का, अचानक पुलिस आके मंच को पर्दा गिरा दिया और लोगों से कहा कि यह कार्यक्रम समाप्त हो गया क्योंकि मैसिंग गिरफ्तार कर लिया गया। मैसिंग को तत्काल बंद गाड़ी में डाल के क्रिमिनल ले जाया गया और स्टालिन के सामने मौजूद किया गया। स्टालिन ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि कोई किसी के दूसरे की धारणा को सिर्फ आंतरिक धारणा से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी सिर्फ पदार्थ नहीं रह जाता। तो मैं तुम्हें इसलिए पकड़ के बुलाया हूं कि तुम मेरे सामने सिद्ध करो। तो मैसिंग ने कहा, आप जैसा भी चाहें। तो स्टालिन ने कहा कि कल 2 बजे तुम यहां रहो बंद, 2 बजे आदमी तुम्हें ले जाएंगे मॉस्को के बड़े बैंक में। तुम क्लर्क को 1 लाख रुपया सिर्फ धारणा के द्वारा निकलवा के ले आओ। पूरा बैंक मिलिट्री से घेरा गया है। 2 आदमी पिस्तौलें लिए हुए मैसिंग के पीछे। ठीक 2 बजे उसे बैंक में ले जाया गया। उसे कुछ पता नहीं कि किस काउंटर पर उसे ले जाया जाएगा। जाके ट्रेजरर के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। उसने कोरा कागज उन 2 आदमियों के सामने निकाला, कोरे कागज को 2 क्षण देखा, ट्रेजरर को दिया और 1 लाख रूबल। ट्रेजरर ने कई बार उस कागज को देखा, चश्मा लगाया, वापस गौर से देखा और फिर 1 लाख रुपया, 1 लाख रूबल निकाल के मैसिंग को दे दिए। मैसिंग ने बैग में वापस अंदर रखे, स्टालिन को जाके रुपए दिए। स्टालिन ने कहा, हैरानी,
वापस मैसिंग लौटा, जाके क्लर्क के हाथ में वो रुपए वापस दिए और कहा मेरा कागज वापस लौटा दो। जब क्लर्क ने वापस कागज देखा तो वो खाली था। उसे हार्ट अटैक का दौड़ा पड़ गया, वो वहीं नीचे गिर पड़ा। तो वो बेहोश हो गया, उसकी समझ के बाहर हो गई बात की क्या हुआ है। लेकिन स्टालिन इतने से राजी न हुआ। कोई जालसाजी हो सकती है, कोई क्लर्क और उसके बीच तालमेल हो सकता है। तो क्रेमलिन के कमरे में उसे बंद किया गया, हजारों सैनिकों का पहरा लगाया गया और कहा कि ठीक 12:05 पर वो सैनिकों के पहरे के बाहर हो जाए। वो ठीक 12:05 पे बाहर हो गया। सैनिक अपनी जगह खड़े रहे, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ा। वो स्टालिन के सामने जाके मौजूद हो गए। इस पर भी स्टालिन को भरोसा नहीं आया, और भरोसा आने जैसा नहीं था, क्योंकि स्टालिन की पूरी फिलॉसफी, पूरा चिंतन, पूरा कम्युनिज्म का धारणा सब बिखरती है। ये एक आदमी कोई धोखाधड़ी कर दे और सारा का सारा मार्क्सियन चिंतन का आधार गिर जाए। लेकिन स्टालिन प्रभावित जरूर इतना हुआ कि उसने तीसरे प्रयोग के लिए और प्रार्थना की। उसकी दृष्टि में जो सर्वाधिक कठिन बात हो सकती थी वो ये थी, उसने कहा कि कल रात 12 बजे मेरे कमरे में तुम मौजूद हो जाओ, बिना किसी अनुमति पत्र के। ये सर्वाधिक कठिन बात थी, क्योंकि स्टालिन जितने गहन पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर दूसरा कोई आदमी कभी नहीं रहा। पता भी नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में है क्रेमलिन के। रोज कमरा बदल दिया जाता था ताकि कोई खतरा ना हो, कोई बम ना फेंका जा सके, कोई हमला ना किया जा सके। सिपाहियों की पहली कतार जानती थी कि 5 नंबर कमरे में है, दूसरी कतार जानती थी कि 6 नंबर कमरे में है, तीसरी कतार जानती थी कि 8 नंबर कमरे में है। अपने ही सिपाहियों से भी बचने की जरूरत स्टालिन को थी। कोई पता नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में। स्टालिन की खुद पत्नी भी स्टालिन के कमरे का पता नहीं रख सकती थी। क्रेमलिन के सारे कमरे जिनमें स्टालिन अलग अलग होता था करीब करीब एक जैसे थे, जिनमें वो कहीं भी किसी भी क्षण हट सकता था। सारा इंतजाम हर कमरे में था। ठीक रात 12 बजे पहरेदार पहरा देते रहे और मैसिंग जाके स्टालिन की मेज के सामने खड़ा हो गया। स्टालिन भी कब गया और स्टालिन ने कहा कि तुमने ये किया कैसे, ये असंभव है। मैसिंग ने कहा मैं नहीं जानता, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि मैं दरवाजे पर आया और मैंने कहा कि आई एम बेरिया। वो बेरिया रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी था, स्टालिन के बाद नंबर 2 की ताकत का आदमी। बस मैंने सिर्फ इतना ही भाव किया कि मैं बेरिया हूं और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम बजाने लगे और मैं भीतर आ गया। स्टालिन ने सिर्फ मैसिंग को आज्ञा दी कि वो रूस में घूम सकता है और प्रमाणिक है। 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की जा सकी, वो सिर्फ मैसिंग के कारण। 1940 तक रूस में कई लोग मार डाले गए जिन्होंने इस तरह के दावे किए थे। कार्ल आटोविच नाम का एक आदमी 1937 में रूस में हत्या की स्टालिन की आज्ञा से, क्योंकि वो भी जो करता था वो ऐसा था कि उससे कम्युनिज्म की जो मटेरियलिस्ट भौतिकवादी धारणा है वो बिखर जाती है। अगर धारणा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है तो स्टालिन ने आज्ञा दी अपने वैज्ञानिकों को कि मैसिंग की बात को पूरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। और जो आदमी मैसिंग का अध्ययन करता रहा, उस आदमी ने, नामोव ने कहा है कि जो अल्टीमेट वीपन है युद्ध का, आखिरी जो अस्त्र सिद्ध होगा वो ये मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा। क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ में धारणा को प्रभावित करने के मौलिक सूत्र आ जाएंगे, उस राष्ट्र को अणु की शक्ति से हराया नहीं जा सकता। सच तो यह है कि जिनके हाथ में अणु बम हो उनको भी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वो अपने ऊपर ही फेंक ले। एक हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो, उसके पायलट को
प्रभावित किया जा सकता है कि वापस लौट जाए अपनी ही राजधानी पर गिरा थे। नामोव ने कहा है कि द अल्टीमेट वीपन इन वार इज गोइंग टू बी साइकिक पावर। ये धारणा की जो शक्ति है, यह आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा। इस पर रोज काम बढ़ता चला जाता है। स्टालिन जैसे लोगों की उत्सुकता तो निश्चित ही विनाश की तरफ होगी। महावीर जैसे लोगों की उत्सुकता निर्माण और सृजन की ओर है। इसलिए मंगल की धारणा, महावीर ने कहा है, भूल कर भी स्वप्न में भी कोई बुरी धारणा मत करना, क्योंकि वो परिणाम ला सकती है। आप राह से गुजर रहे हैं, आप सोचते हैं मैंने कुछ किया भी नहीं, एक मन में ख्याल भर आ गया कि इस आदमी की हत्या कर दूं। आपने कुछ किया नहीं, कि इस दुकान से फला चीज चुरा लूं। आप चोरी करने नहीं भी गए, लेकिन क्या आप निश्चिंत हो सकते हैं कि राह पर किसी चोर ने आपकी धारणा न पकड़ ली होगी? मॉस्को में एक हवा पिछले 2 साल में प्रचलित हुई है कि कोई भी आदमी अपनी गर्दन खुजलाने के पहले चारों तरफ देख लेता है, क्योंकि ये प्रयोग चल रहा है 2 साल से। मोनिन नाम का वैज्ञानिक सड़कों पर प्रयोग कर रहा है। वो आपके पीछे आके कहेगा आपकी गर्दन पे कीड़ा चढ़ रहा है, मन में अपने गर्दन खुजला रही है, खुजलाओ जल्दी, और लोग खुजलाने लगते हैं। अब तो ये खबर इतनी फैल गई क्योंकि उसने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है। राह के चौरस्तों पर खड़े होकर, होटल में बैठकर, ट्रेन में चढ़ के। और मानिन इतना सफल हुआ है कि 98%, 98% सही होता है। जिसके पीछे खड़े होकर वो भावना करता है कि गर्दन खुजला रही है, कीड़ा चढ़ रहा है, जल्दी खुजलाओ, वो जल्दी खुजला। अब तो लोगों को पता चल गया सच में भी कीड़ा चढ़ा हो तो लोग पहले देख लेते हैं कि वो मानिन नाम का आदमी आसपास तो नहीं। जब से मानिन का प्रयोग सफल हुआ है, तब से मस्तिष्क के बाबत एक नई जानकारी मिली है, और वो ये कि मस्तिष्क सामने से जितनी शक्ति रखता है, उससे चौगुनी शक्ति मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में। तो पीछे से व्यक्ति को जल्दी प्रभावित किया जा सकता है। सामने सिर्फ एक हिस्सा है, 4 गुना पीछे। और जो लोग, जैसे कि मैसिंग, या कल मैंने आपको कहा नेल्या नाम की महिला जो वस्तुओं को सरका सकती है, इनके मस्तिष्क के अध्ययन से पता चला है कि इनका मस्तिष्क पीछे 50 गुनी शक्ति से भरा हुआ है, सामने 1 तो पीछे 50। योग की निरंतर धारणा रही है कि मनुष्य का असली मस्तिष्क छिपा हुआ पीछे पड़ा है, और जब तक वो सक्रिय नहीं होता तब तक मनुष्य अपनी पूर्ण गरिमा को उपलब्ध नहीं होगा। यह भी हैरानी की बात है कि अगर आप कोई बुरा विचार करते हैं तो प्रकृति का अद्भुत नियम है कि आप मस्तिष्क के अगले हिस्से से करते हैं। मस्तिष्क का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग काम करता है। अगर आपको हत्या करनी है तो उसका विचार आपके मस्तिष्क के ऊपरी सामने के हिस्से में चलता है, और अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो पीछे अंतिम हिस्से में चलता है। प्रकृति ने इंतजाम किया हुआ है कि शुभ की ओर आपको ज्यादा शक्ति दी हुई है, अशुभ की ओर कम शक्ति दी हुई है। लेकिन शुभ जगत में दिखाई नहीं पड़ता और अशुभ जगत में बहुत दिखाई पड़ता है। हम शुभ की कामना ही नहीं करते, या अगर हम कामना भी करते हैं तो हम तत्काल विपरीत कामना करके उसे काट देते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे के जीने की कितनी कामना करती है, बड़ा हो, जिए, लेकिन किसी क्षण क्रोध में कह देती तू तो होते से ही मर जाता तो बेहतर था। उसे पता नहीं है कि 4 दफा उसने कामना की हो शुभ की और एक दफा अशुभ की, तो भी विषाक्त हो जाता है, सब कट जाती है कामना। महावीर अपने साधुओं को कहते थे, मंगल की कामना में डूबे रहो 24 घंटे, उठते बैठते, श्वास लेते छोड़ते। स्वभावतः मंगल की कामना शिखर से शुरू करनी चाहिए, इसलिए वो कहते हैं अरिहंत मंगल है। वे
जिनके आंतरिक समस्त रोग समाप्त हो गए, वे मंगल हैं। सिद्ध मंगल हैं, साधु मंगल हैं। और जाना जिन्होंने, जैन परंपरा केवली उन्हें कहती है जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गए जहां जानने वाला भी नहीं रह जाता, जानी जाने वाली वस्तु भी नहीं रह जाती, सिर्फ जानना रह जाता है, सिर्फ केवल ज्ञान मात्र रह जाता, ओनली नोइंग। केवली जैन परंपरा उसे कहती है जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मात्र ज्ञान रह गया, जहां ना कोई जानने वाला बचा, जहां मैं का कोई भाव ना बचा, जहां कोई गे ना बचा, जहां कोई तू ना बचा, जहां सिर्फ जानने की शुद्ध क्षमता, प्योर कैपेसिटी टू नो। इसे ऐसा समझें कि हम एक कमरे में दिया जलाएं तो दिए की बाती है, तेल है, दिया है, फिर कमरे में दिए का प्रकाश है, और उस प्रकाश से प्रकाशित होती चीजें हैं, कुर्सी है, फर्नीचर है, दीवार है, आप है। अगर हम ऐसी कल्पना कर सकें कि कमरा शून्य हो गया, न दीवार है, न फर्नीचर है, कुछ भी नहीं, दिए में तेल भी ना रहा, दिए की देह भी ना रही, सिर्फ ज्योति रह गई, प्रकाश मात्र रह गया, न तो दिया बचा और न प्रकाशित वस्तुएं बची, मात्र प्रकाश रह गया, आलोक, स्रोत रहित, कोई तेल नहीं, कोई बाती नहीं। और ऐसा आलोक जो किसी पर नहीं पड़ रहा है, शून्य में फैल रहा है। ऐसी धारणा है जैन चिंतन की केवली के संबंध में। जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है वहां ज्ञान अकारण हो जाता है, कोई सोर्स नहीं होता। क्योंकि बात बहुत कीमती है। जैन परंपरा कहती है कि जिस चीज का भी सोर्स होता है वो कभी ना कभी चुक जाती, चुक ही जाएगी, कितना ही बड़ा स्रोत क्यों ना हो। सूर्य भी चुक जाएगा एक दिन, बड़ा है स्रोत, अरबों वर्षों से रोशनी दे रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं अभी और अंदाजन 4000-5000 साल रोशनी देगा, लेकिन चुक जाएगा। कितना ही बड़ा स्रोत हो, स्रोत की सीमा है, चुक जाएगा। महावीर कहते हैं ये जो चेतना है यह अनंत है, ये कभी चुक नहीं सकती, ये स्रोत रहित है। इसमें जो प्रकाश है वो किसी मार्ग से नहीं आता, वो बस है।